नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कूल गुरुजी पर। आओ अपनी पढ़ाई को मजेदार और आसान बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो भौतिक विज्ञान असल में प्रकृति का ही अध्ययन है। इसमें हम द्रव्य मतलब मैटर, ऊर्जा, एनर्जी और उनके आपसी बर्ताव को समझते हैं। और प्रकृति को समझने के लिए उसे मापना जरूरी है। हम कहते हैं कि कोई चीज बड़ी है या छोटी, तेज है या धीमी, पर ये सब तो तुलनात्मक शब्द है। विज्ञान को सटीक अंक चाहिए, यहीं पर मापन, मेजरमेंट आता है ना? बिल्कुल, मापन का मतलब यही है, किसी भी भौतिक राशि जैसे लंबाई या वजन की तुलना एक पहले से तय मानक मात्रक से करना और उसे एक संख्या देना। जब आप कहती हैं 5 किलोग्राम आलू, तो आप असल में उस आलू के ढेर की तुलना एक मानक किलोग्राम से कर रही हैं और बता रही हैं कि वो उसके 5 गुना है। ये तो रोजमर्रा की बात लगती है, लेकिन मुझे लगता है ये हमेशा इतना आसान नहीं रहा होगा। मापन की कई अलग अलग तरीके या प्रणालियां रही हैं। CGS, FPS, MKS, ये सब क्या है? हाँ, इन्हें आप मापने की अलग अलग भाषाएं मान सकती हैं जो समय के साथ विकसित हुई। जैसे CGS सिस्टम, इसे फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। इसमें लंबाई के लिए सेंटीमीटर C, द्रव्यमान के लिए ग्राम G और समय के लिए सेकंड S का इस्तेमाल होता था। और FPS, मुझे लगता है F का मतलब फुट होगा। सही पकड़ा। ये तो आज भी अमेरिका में बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ, वो ब्रिटिश प्रणाली है। लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकंड। हाँ, और अब सही कह रही हैं, अमेरिका में इसका इस्तेमाल आज भी होता है, जिससे अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन। एक बार तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। 1999 में नासा का एक मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर सिर्फ इसलिए क्रैश हो गया क्योंकि एक टीम ने मीट्रिक सिस्टम मतलब MKS में डेटा भेजा और दूसरी टीम ने उसे FPS समझकर इस्तेमाल कर लिया। अरे बाप रे, एक छोटी सी गलती से करोड़ों का नुकसान। जी, तो क्या इसी तरह की समस्याओं से बचने के लिए MKS जैसी प्रणालियां ज्यादा लोकप्रिय हुई? बिल्कुल। MKS प्रणाली, जिसमें लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में मापा जाता है, वो वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कामों के लिए ज्यादा सुविधाजनक थी। लेकिन असली क्रांति तब आई जब पूरी दुनिया ने मिलकर एक ही भाषा पर सहमति बनाने का फैसला किया। और वो भाषा है SI सिस्टम। एकदम सही। 1971 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति को अपनाया गया। यह MKS का ही एक बेहतर और ज्यादा विस्तृत रूप है। इसका मकसद था कि विज्ञान, व्यापार और टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया एक ही मानक का प्रयोग करे ताकि नासा वाली गलती दोबारा ना हो। ठीक है, तो ये सब तो मापने की अलग अलग भाषाएं हो गईं। पर इन सभी भाषाओं में हम बोल क्या रहे हैं? वो कौन सी बुनियादी चीजें हैं जिन्हें हम असल में मापते हैं? स्रोत में इन्हें भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज कहा गया है। भौतिक राशियां पदार्थ के वो गुण हैं जिन्हें मापा जा सकता है। हर माप में 2 हिस्से होते हैं, एक संख्यात्मक मान जिसे हम परिमाण कहते हैं और दूसरा उसका मात्रक, यूनिट। जैसे 10 मीटर में 10 परिमाण हैं और मीटर मात्रक। बिना मात्रक के 10 का कोई मतलब नहीं है। 10 सेकेंड, 10 किलो, कुछ भी हो सकता है। और इन राशियों को भी अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है ना? मूल, व्युत्पन्न और पूरक, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। हाँ, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इन्हें भाषा के अक्षरों की तरह सोचना। हमारे पास कुछ मूल अक्षर मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनसे हम अनगिनत शब्द यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज बना सकते हैं। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। तो चलिए इन अक्षरों से शुरू करते हैं कि ऐसी 7 मूल राशियां हैं जो भौतिकी की नींव है। इन्हें मूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी और पर निर्भर नहीं करती। ये पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। पहली है लंबाई, लेंथ, जिसका SI मात्रक है मीटर, M। और 1 मीटर कितना होता है? मुझे याद है कि पहले इसकी परिभाषा किसी धातु की छड़ से जुड़ी थी जो पेरिस में रखी थी। हाँ, पहले ऐसा ही था, लेकिन एक धातु की छड़ तापमान के साथ फैल या सिकुड़ सकती है, वो स्थायी नहीं है। इसलिए अब मीटर की परिभाषा ब्रह्मांड की एक सबसे मौलिक चीज से जोड़ी गई है, प्रकाश की रफ्तार। अब 1 मीटर वो दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड के 2,99,742,458 में हिस्से में तय करता है। अब ये परिभाषा कभी नहीं बदलेगी, चाहे हम पृथ्वी पर हों या मंगल पर। ये कमाल है। दूसरी मूल राशि है द्रव्यमान और इसका मात्रक है किलोग्राम, kg। इसकी परिभाषा तो अब भी पेरिस में रखी एक चीज से जुड़ी है ना? हाँ, किलोग्राम की पारंपरिक परिभाषा फ्रांस में रखे प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु के एक सिलेंडर के बराबर, उसे लग्रांड के कहते हैं। 1 मिनट, क्या आप कह रहे हैं कि दुनिया के सारे वजन का मानक पेरिस में रखी एक धातु की सिल्ली है? ये तो बहुत अजीब और नाजुक सिस्टम लगता है। अगर उस पर धूल जम गई या किसी ने उसे छू लिया तो क्या पूरी दुनिया का किलोग्राम बदल जाएगा? आपका संदेह बिल्कुल सही है। यही सवाल वैज्ञानिकों को दशकों तक परेशान करता रहा। उन्होंने पाया कि समय के साथ लेग्रांड के का द्रव्यमान सूक्ष्म रूप से बदल रहा था। इसीलिए 2019 में किलोग्राम की परिभाषा को भी बदल दिया गया। अच्छा, अब ये भी पूरी तरह से अपरिवर्तनीय है। तो हमने अपने सभी मानकों को भौतिक वस्तुओं से हटाकर प्रकृति के नियमों से जोड़ दिया है। बहुत खूब। तीसरी राशि है समय, टाइम, जिसका मात्रक सेकंड है, S।
इसका आधार क्या है? इसका आधार भी एक परमाणु है, सीजियम 133 परमाणु। 1 सेकंड वो समय है जिसमें ये परमाणु ठीक 9,192,63,70,770 बार कंपन यानी वाइब्रेट करता है। ये परमाणु घड़ियां इतनी सटीक होती हैं कि इन्हें लाखों साल में 1 सेकंड की भी गलती करने में मुश्किल होगी। वाह। चौथी है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, मात्रक है एम्पियर। इसकी परिभाषा थोड़ी मुश्किल लगती है। हाँ, इसकी औपचारिक परिभाषा थोड़ी जटिल है। निर्वात में रखे 2 तारों के बीच लगने वाले बल पर आधारित है, लेकिन इसे आसान भाषा में बिजली के बहाव की दर समझ सकती हैं। जैसे पाइप में पानी का बहाव मापते हैं, वैसे ही तार में इलेक्ट्रॉन्स का बहाव एम्पियर में। अच्छा, जैसे मेरे फोन का चार्जर 1 या 2 एम्पियर का है। बिल्कुल, और घर का एसी शायद 15 एम्पियर का करंट खींचता है। ये उदाहरण बहुत मददगार है। 5वां है ताप, टेम्परेचर। हम सेल्सियस या फ़ारेनहाइट इस्तेमाल करते हैं, पर एसआई मात्रक केल्विन है। इसकी क्या खासियत है? केल्विन स्केल की शुरुआत परम शून्य मतलब एब्सोल्यूट जीरो से होती है। ये वो तापमान है जहां कणों की सारी गति रुक जाती है। इससे नीचे कोई तापमान संभव ही नहीं है। और इसकी परिभाषा जल के त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट पर आधारित है। वो अनोखा तापमान और दाब जहां पानी, बर्फ, तरल पानी और भाप तीनों अवस्थाओं में एक साथ रहता है। कमाल है। छठी राशि है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका मात्रक है मोल। ये केमिस्ट्री में बहुत आता है। बिल्कुल, इसे केमिस्ट की दर्जन कह सकते हैं। जैसे एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं, वैसे ही एक मोल में लगभग 6.022 इंटू की घात 23 कण होते हैं। ये कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या पर आधारित है। और आखिरी 7वीं मूल राशि है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका मात्रक है कैंडेला CD। इसका सीधा सा मतलब है किसी प्रकाश स्रोत की चमक। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक कैंडेला लगभग एक मोमबत्ती की रोशनी की तीव्रता के बराबर होती। ठीक है, तो ये 7 हमारे अक्षर हो गए: मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। अब इनसे शब्द कैसे बनते हैं, जैसे कि क्षेत्रफल, चाल या बल? यहीं पर व्युत्पन्न राशियां आती हैं। इनके मात्रक इन्हीं 7 मूल मात्रकों को गुणा या भाग करके बनाए जाते हैं। जैसे क्षेत्रफल एरिया को लीजिए, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। दोनों ही लंबाई है, तो मात्रक हुआ मीटर गुणा मीटर, यानी वर्ग मीटर m²। समझ गई। और आयतन, वॉल्यूम, जो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, उसका मात्रक घन मीटर m³ होगा। एकदम सही। अब घनत्व, डेंसिटी के बारे में सोचिए। वो होता है द्रव्यमान आयतन। तो इसका मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और आयतन के लिए घन मीटर, तो ये हुआ किलोग्राम प्रति घन मीटर। अरे वाह, ये तो सच में बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह चाल, स्पीड, जो दूरी, समय है, उसका मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकंड। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, जो असल में किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है और शक्ति का वॉट। ये सभी उन्हीं 7 मूल मात्रकों से बने हैं। और स्रोत में 2 और राशियों का जिक्र है जो इन दोनों श्रेणियों में नहीं आती, पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये 2 कोणों से संबंधित हैं। अच्छा। पहला है समतल कोण, प्लेन एंगल, जिसका मात्रक है रेडियन, रेड। और दूसरा है घन कोण, सॉलिड एंगल, जिसका मात्रक स्टेरेडियन, SR। ये त्रिआयामी कोण को मापता है, जैसे एक आइसक्रीम कोन का सिरा। अब यहाँ से पैमाना बहुत बड़ा हो जाता है। जब हम तारों और आकाशगंगाओं की बात करते हैं तो मीटर या किलोमीटर तो बहुत छोटी इकाइयां लगती हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी खगोलीय दूरियों के लिए हमारे पास विशेष मात्रक हैं। सबसे प्रसिद्ध है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। और यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि यह दूरी का मात्रक है, समय का नहीं। हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है। तो एक प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश 1 साल में तय करता है। सही कहा। और ये दूरी लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। ये सोचना ही कमाल है कि जब हम रात में सबसे करीबी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी को देखते हैं तो हम उसे वैसा देख रहे होते हैं जैसा वो 4.2 साल पहले। हम असल में समय में पीछे झांक रहे होते हैं। बिल्कुल। स्रोत में खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU का भी जिक्र है। हाँ, एक AU पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। यह हमारे सौरमंडल के ग्रहों की दूरी बताने के लिए एक बहुत सुविधाजनक पैमाना है। और फिर आता है पार्सेक। स्रोत कहता है कि यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। हाँ, एक पार्सेक लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। खगोलविद इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक जरूरी बात, इसे पास्कल से कंफ्यूज नहीं करना है। हाँ, पास्कल तो दबाव, प्रेशर का मात्रक है। सही। जब हम इतनी बड़ी संख्याओं की बात कर रहे हैं, जैसे एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर हैं, तो क्या हर एक अंक मायने रखता है या बस एक मोटा अंदाजा काफी होता है? स्रोत में कोटिमान का जिक्र है। ये एक बहुत शक्तिशाली धारणा है। कोटिमान किसी संख्या को 10 की सबसे करीबी घात में व्यक्त करता है। यह हमें किसी चीज के पैमाने का तुरंत अंदाजा देता है। जैसे पृथ्वी का व्यास लगभग 10⁻⁷ मीटर है और एक परमाणु का
10⁻⁻10 मीटर, हमें उनके पैमाने का अंतर तुरंत पता चल जाता है। और दूसरी तरफ जब हम बहुत सटीक माप लेते हैं तब सार्थक अंक का जिक्र आता है। तो सार्थक अंक एक तरह से ये बताने का तरीका है कि हमें अपने नाप पर कितना भरोसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सार्थक अंक हमें बताते हैं कि कोई माप कितना सटीक, कितना प्रिसाइज है। अगर मैं कहूं कि एक मेज की लंबाई 1.52 मीटर है तो उसका मतलब है कि मैं सेंटीमीटर तक निश्चित हूं। लेकिन अगर मैं सिर्फ 1.5 मीटर कहता हूं तो मतलब मेरी माप उतनी सटीक नहीं है। तो जितने ज्यादा सार्थक अंक, हमारा माप उतना ही विश्वसनीय। बिल्कुल। चलिए आज फिजिक्स के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं जो है तो बहुत बेसिक पर अच्छे को कंफ्यूज कर देता है, सदिश और अदिश यानी वेक्टर्स और स्केलर्स। हाँ बिल्कुल। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लाइन में अंतर समझ लेते हैं। कोई भी चीज जिसे हम नाप सकते हैं वो एक भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। अगर उसे बताने के लिए सिर्फ एक नंबर काफी है, जैसे मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस, तो वो अदिश यानी स्केलर है। अदिश मतलब बिना दिशा के। एग्जैक्टली। और अगर उस नंबर के साथ दिशा बताना भी जरूरी हो जाए तभी उसकी पूरी जानकारी मिले तो वो सदिश है यानी वेक्टर। तो चलिए कुछ उदाहरणों पर बात करते हैं। अदिश राशियां कौन कौन सी हैं? सबसे आम है दूरी मतलब डिस्टेंस, द्रव्यमान, मास, चाल, स्पीड और तापमान, टेम्परेचर। तापमान का उदाहरण तो बहुत अच्छा है। सोचिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ये तो नहीं कहते कि आपको 102 डिग्री बुखार उत्तर दिशा में है। हाँ, बिल्कुल नहीं। तापमान सिर्फ एक नंबर है, उसकी कोई दिशा नहीं होती। और द्रव्यमान यानी मास, मेरा वजन 70 किलो है, बस इसमें तो कोई दिशा नहीं है। यहीं पर एक बहुत आम कंफ्यूजन होता है। द्रव्यमान अदिश है लेकिन भार यानी वेट एक सदिश राशि है। ओहो हाँ, ये तो बहुतों का सवाल होगा। भार सदिश क्यों है? वजन तो वजन है, इसमें दिशा कहाँ से आ गई? क्योंकि भार असल में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो आपके द्रव्यमान पर लग रहा है। और बल की हमेशा एक दिशा होती है। अच्छा। गुरुत्वाकर्षण आपको हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर यानी नीचे की तरफ खींचता है। इसलिए भार में परिमाण जैसे 700 न्यूटन और दिशा नीचे की ओर दोनों होते हैं। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्पष्ट हुआ। मतलब द्रव्यमान है कि आपके अंदर स्टफ कितना है। हाँ। और भार है कि उस स्टफ को पृथ्वी कितनी जोर से अपनी तरफ खींच रही है। एकदम सही। इसी तरह ऊर्जा, एनर्जी, कार्य, वर्क, दाब, प्रेशर, शक्ति, पार, समय, टाइम, ये सब अदिश हैं। इनकी कोई दिशा नहीं होती। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल है। स्रोतों में लिखा है कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट भी अदिश है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि तार में करंट तो एक खास दिशा में ही बहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। फिर ये अदिश क्यों? ये क्लासिक सवाल है और बहुत अच्छा है कि आपने इसे उठाया। देखिए, किसी राशि के सदिश होने के लिए सिर्फ दिशा होना काफी नहीं है। अच्छा। उसे सदिशों के जोड़ के नियमों का पालन भी करना पड़ता है। हाँ। जिन्हें हम आगे समझेंगे। मान लीजिए एक जंक्शन पर दो तार मिल रहे हैं। एक से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, दूसरे से 4 एम्पियर। ठीक है। तो जंक्शन से आगे जाने वाले तार में हमेशा 7 एम्पियर करंट ही जाएगा। हाँ। चाहे वो तार किसी भी एंगल पर जुड़े हों, वो बस साधारण अंकों की तरह जुड़ जाते हैं। मतलब 3 + 4 = 7 हमेशा। लेकिन सदिश ऐसे नहीं जुड़ते, इसलिए दिशा होने के बावजूद विद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं है। ये तो बहुत गहरा इंसाइट है। मतलब असली लिटमस टेस्ट उसका गणित है। अब जरा कुछ और मुख्य सदिश राशियों के नाम बताइए। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेग, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन, संवेग, मोमेंटम और बल, फोर्स, ये सब क्लासिक उदाहरण हैं। एक मजेदार ट्रिक का भी जिक्र है कि ज्यादातर सदिश राशियों के हिंदी नाम में व या ब अक्षर आता है, जैसे वेग, विस्थापन, बल। हाँ, त्वरण ये एक पैटर्न है जो पहचानने में मदद करता है, खासकर शुरुआत में। लेकिन जैसा हमने विद्युत धारा और दाब, प्रेशर के केस में देखा, इसके अपवाद भी हैं। तो कॉन्सेप्ट समझना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। विस्थापन और दूरी का अंतर भी अक्सर लोगों को परेशान करता है। सोचिए, आप अपनी क्लास की डेस्क पर बैठी हैं और आपको पानी पीने जाना है। आपकी डेस्क से वाटर कूलर तक की जो सबसे छोटी सीधी दूरी है, शॉर्टकट एक तरह से। हाँ, शॉर्टकट। मान लीजिए 10 मीटर पूर्व की ओर, ये आपका विस्थापन है। इसमें दूरी भी है और दिशा भी। और दूरी क्या हुई फिर? अब आप पानी पीकर सीधे वापस नहीं आती। आप थोड़ा कॉरिडोर में घूमती हैं, एक दोस्त से बात करने रुकती हैं और फिर क्लास में आती। इस पूरे रास्ते में आपने शायद 50 मीटर चल लिया हो। ये 50 मीटर आपकी दूरी है। ये आपके द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई है और इसकी कोई एक निश्चित दिशा नहीं है। मतलब अगर एक धावक 400 मीटर के ट्रैक का एक पूरा चक्कर लगाकर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाए तो उसकी दूरी तो 400 मीटर हुई। हाँ। लेकिन उसका विस्थापन 0 होगा। बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि वो जहाँ से चला था ठीक वहीं वापस आ गया। उसकी शुरुआती और अंतिम स्थिति में कोई अंतर नहीं है, तो दिशा के लिहाज से वो कहीं नहीं गया। विस्थापन 0। और अगर दिशा इतनी जरूरी है तो इसका मतलब इन्हें जोड़ने का तरीका भी आम नंबरों जैसा नहीं होगा। 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होंगे, है ना? बिल्कुल। यहीं से सदिशों का अपना बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा शुरू होता है। आप 3 न्यूटन के बल और 4 न्यूटन के बल को जोड़कर हमेशा 7 न्यूटन का बल नहीं पा सकते। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो दोनों बल किस दिशा में लग रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इन्हें जोड़ा कैसे जाता है? स्रोत में 2
दो मुख्य नियमों का जिक्र है। हाँ, पहला है त्रिभुज का नियम, लॉ ऑफ ट्रायंगल्स। ये तब काम आता है जब एक सदिश जहाँ खत्म होता है दूसरा वहीं से शुरू होता है। अच्छा, एक के बाद एक। हाँ, जैसे आप पहले 3 किलोमीटर पूर्व गईं और फिर वहीं से 4 किलोमीटर उत्तर गईं। आपका परिणामी विस्थापन इन दोनों को जोड़ने वाली सीधी रेखा होगी। और दूसरा नियम जो शायद ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। सही, ये तब इस्तेमाल होता है जब दो सदिश एक ही बिंदु से एक ही समय पर अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हो, जैसे एक बक्से को दो लोग अलग अलग एंगल पर खींच रहे हो। इसका एक फॉर्मूला भी है जो देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, R बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। हाँ, पर ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। ठीक है। यहाँ A और B उन दो सदिशों के परिमाण हैं, जैसे हमारे दो बल थीटा उनके बीच का कोण है और R परिणामी सदिश का परिमाण है। और ये cos थीटा क्या कर रहा है? cos थीटा यह तय करता है कि वे एक दूसरे का कितना साथ दे रहे हैं या कितना विरोध कर रहे हैं। चलिए उदाहरण से इसे समझते हैं। एक वस्तु पर पूर्व दिशा में 3 न्यूटन का बल लग रहा है और उसी समय उत्तर दिशा में 4 न्यूटन का बल। परिणामी बल क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ A बराबर 3 और B बराबर 4 है। पूर्व और उत्तर दिशाओं के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है, तो थीटा हुआ 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री का मान तो 0 होता है। बिल्कुल, तो फॉर्मूले का जो 2ab cos थीटा वाला पूरा हिस्सा है वो 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो हमारे पास बचा R बराबर √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी R बराबर √9 + 16 जो कि हुआ √25। तो परिणाम आया 5 न्यूटन। देखा, 3 और 4 को जोड़ने पर न 7 आया न 1 आया बल्कि 5 आया। यह है सदिशों के जोड़ का जादू। ये तो बहुत साफ है। इसी लॉजिक से हम ये भी पता कर सकते हैं कि दो सदिशों को जोड़ने पर मिलने वाला अधिकतम और न्यूनतम परिणाम क्या हो सकता है। हाँ, और ये पूरी तरह से cos थीटा पर निर्भर करता है। cos थीटा का मान +1 और -1 के बीच घूमता है। तो अधिकतम मान तब मिलेगा जब दोनों एक ही दिशा में हो, मतलब कोण 0 डिग्री। बिल्कुल, जब कोण 0 डिग्री होता है तो cos 0 डिग्री = +1। तो फॉर्मूला बन जाता है R = A + B, यानी आप उन्हें सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। जैसे 12 न्यूटन और 8 न्यूटन के दो बल अगर एक ही दिशा में लगे तो परिणाम 20 न्यूटन होगा। सही। और न्यूनतम मान जब दोनों ठीक विपरीत दिशा में हो, यानी कोण 180 डिग्री हो। हाँ, तब cos 180 डिग्री बराबर -1 और फॉर्मूला बन जाता है R बराबर A - B, मतलब बड़े में से छोटे को घटा दो। तो अगर हमारे पास 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के बल हैं, तो उनका परिणामी बल किस रेंज में हो सकता है? अधिकतम होगा 4 + 3 यानी 7 न्यूटन, और न्यूनतम होगा 4 - 3 यानी 1 न्यूटन। हाँ, इसका मतलब है कि आप उन बलों को किसी भी एंगल पर लगाएं, परिणाम हमेशा 1 और 7 न्यूटन के बीच ही आएगा। कि उस सवाल पर वापस आते हैं, 3n और 4n के बलों का परिणाम इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? 2n, 5n, 6n या 8n? क्योंकि रेंज 1n से 7n तक है, तो 2n, 5n और 6n ये तीनों संभव हैं। लेकिन 8n इस रेंज से बाहर है। हाँ, तो 8 न्यूटन का परिणामी बल इन दो बलों से कभी नहीं मिल सकता। अब भौतिकी की किताबों के उस हिस्से पर आते हैं जहाँ ये I, J, K दिखने लगते हैं, जिनके ऊपर एक छोटी सी टोपी मतलब कैप होती है। ये क्या बला है? ये सदिशों की दुनिया के दिशा निर्देशक हैं। इन्हें एकांक सदिश यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। एकांक सदिश? हाँ, एकांक सदिश का परिमाण हमेशा 1 होता है। उसका एकमात्र काम दिशा दिखाना होता है। और ये I, J, K कौन सी दिशाएं दिखाते? फर्श की एक लाइन x अक्ष है, दूसरी y अक्ष और ऊपर जाती दीवार की लाइन z अक्ष है। अच्छा, ठीक है। तो अगर कोई सदिश लिखा है A = 3i कैप + 8j कैप + 5k कैप, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि इस सदिश का प्रभाव x दिशा में 3 यूनिट, y दिशा में 8 यूनिट और z दिशा में 5 यूनिट है। यह सदिश को उसके घटकों में तोड़ने का एक बहुत ही साफ सुथरा तरीका है। इससे गणित आसान हो जाता होगा। बहुत ज्यादा। अच्छा, गणित की बात आई है तो सदिशों को गुणा कैसे करते हैं? क्या ये भी सामान्य गुणा से अलग है? हाँ, और यहाँ चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। सदिशों को गुणा करने के 2 तरीके हैं और दोनों के परिणाम बिल्कुल अलग तरह की चीजें होती हैं। कौन से 2 तरीके? पहला है अदिश गुणनफल, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसे A.B लिखा जाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका परिणाम एक अदिश राशि यानी सिर्फ एक नंबर होता होगा। बिल्कुल, दिशा खत्म हो जाती है। और दूसरा है सदिश गुणनफल, जिसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इसे A/B लिखा जाता है। और इसका परिणाम? इसका परिणाम, जैसा कि इसका नाम बताता है, एक नई सदिश राशि होती है। मतलब गुणा करने पर आपको एक नई दिशा वाला वेक्टर मिलता है। स्रोत में डॉट प्रोडक्ट निकालने का एक बहुत सीधा तरीका बताया है। हाँ, जब सदिश I, J, K के रूप में हो तो ये बहुत आसान है। मान लीजिए A = 3i + 4j + 8k है और B 4i + 6j + 9k है। ठीक है। तो A.B निकालने के लिए बस I को I से, J को J से और K को K से गुणा करके जोड़ दीजिए। तो यहाँ होगा 3 × 4 + 4 × 6 + 8 × 9। हाँ, मतलब 12 + 24 + 72, ये हुआ 108।
बस। और देखिए जवाब है 108। ये सिर्फ एक नंबर है, इसमें कोई आई जे के नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। भौतिकी में इसका गहरा मतलब है। जैसे कार्य यानी वर्क निकालने के लिए हम बल, फोर्स और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। यह हमें बताता है कि लगाए गए बल का कितना हिस्सा असल में वस्तु को हिलाने में काम आया। वाओ, तो ये गणित सिर्फ अकादमिक नहीं है, ये असल में ये मापता है कि कितना प्रभावी काम हुआ। हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, पैमाना मतलब स्केल और माप की इकाइयां। मीटर से छोटी इकाइयों से शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो मीटर से छोटी यूनिट्स हैं डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। हाँ। डेसीमीटर है 10 की घात -1। यहाँ जो बात दिलचस्प है वो है इसका मतलब। 10 की घात -1 का मतलब है 1/10। अगर आप एक मीटर की छड़ी के 10 बराबर टुकड़े करते हैं तो हर टुकड़ा 1 डेसीमीटर होगा। इसी तरह 100 टुकड़े करने पर हर टुकड़ा 1 सेंटीमीटर बन जाता है, जो हुआ 10 की घात -2। एकदम। और 1000 टुकड़े मतलब मिलीमीटर, 10 की घात -3। और फिर आते हैं वो माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और पिकोमीटर। यहाँ घातों में एक बड़ा उछाल है, मतलब -3 से सीधे -6, फिर -9। हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिक गणना में 1000 के गुणक में काम करना ज्यादा आसान होता है। तो मिलीमीटर के बाद अगली जो स्टैंडर्ड इकाई है वो 1000 गुना छोटी है, माइक्रोमीटर। इसीलिए घातें 3-3 के गैप में चलती हैं, -3, -6, -9। अच्छा, तो ये सुविधा के लिए है। नैनो और 9 एक जैसा लगता है। हाँ, और उसकी घात भी -9 है। ये याद रखने के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि नैनो शब्द असल में ग्रीक से आया है, जिसका मतलब होता है बौना। अरे वाह, ये तो मुझे नहीं पता था। तो ठीक है, अब मीटर से बड़ी इकाइयों को देखते हैं। बिल्कुल, यहाँ भी वही पैटर्न है। पहले आते हैं डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, जिनकी घात धनात्मक होती है। सही। 10 की घात 1, 2 और 3। और फिर वही 1000 वाला जंप। किलोमीटर के बाद सीधे मेगामीटर, 10 की घात 6। और फिर गीगामीटर और टेरामीटर। अब यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है, मतलब इकाइयों को बदलना। एक बहुत ही सरल नियम बताया गया है। जब हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर जाते हैं तो हम भाग करते हैं, और जब बड़ी से छोटी इकाई की ओर आते हैं तो हम गुणा करते हैं। इसे समझने का एक और तरीका है। आप बस खुद से ये पूछिए कि जवाब बड़ा आना चाहिए या छोटा। अच्छा, मान लीजिए हम 1 किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हैं। अब किलोमीटर एक बड़ी इकाई है, तो जाहिर है उसमें मीटर तो बहुत सारे होंगे, मतलब जवाब बड़ा होगा, इसलिए हम गुणा करते हैं। ये सोचने का तरीका वाकई बहुत आसान है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? किलोमीटर से मीटर तक जाने में 3 कदम है, हेक्टो, डेका और फिर मीटर। तो हम 1 के आगे 3 शून्य लगाते हैं। जवाब है 1000 मीटर। और इसका उल्टा, 1 मीटर में कितने किलोमीटर? अब हम छोटी से बड़ी इकाई की ओर जा रहे हैं, तो भाग देंगे। हाँ, तो ये होगा 1/1000 किलोमीटर या 10 की घात -3। या दशमलव में 0.001 किलोमीटर। लेकिन एक पेचीदा सवाल भी है, 1 डेसीमीटर में कितने नैनोमीटर होंगे? हाँ, ये वाला। अगर हम बस कदम गिने, जैसे डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर फिर मिलीमीटर, तो जवाब गलत आएगा। तो यहाँ क्या करना है? यहाँ हमें घातों मतलब पार्स के खेल को समझना होगा। डेसीमीटर की घात है -1 और नैनोमीटर की -9। हमें इन घातों का अंतर देखना है। 9 में से 1 घटाने पर 8 बचता है। एकदम सही, इसलिए जवाब है 10 की घात 8। ये एक बहुत जरूरी बात है। अब पैमानों की दुनिया से निकलकर बहुत लंबी दूरियों की बात करते हैं। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। हैरान करने वाला तथ्य है, प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में? तो 1 प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश 1 साल में वैक्यूम में तय करता है। इसका मान है 9.467 गुणा 10 की घात 15 मीटर। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और फिर आती है खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या है? ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। औसत क्यों? क्योंकि ग्रहों की कक्षाएं, ऑर्बिट्स, पूरी तरह से गोल नहीं होती, वो थोड़ी अंडाकार होती हैं, तो दूरी बदलती रहती है। अच्छा। इसका मान है 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। पारसेक? हाँ, 1 पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये साफ हो जाता है कि अलग अलग इकाइयों की जरूरत क्यों है। सही बात है। तारों के बीच की दूरी को किलोमीटर में मापना वैसा ही है जैसे मान लीजिए एक हाईवे की लंबाई को मिलीमीटर में मापना। बिल्कुल अव्यवहारिक होगा। चलिए अब जमीन पर वापस आते हैं और रोजमर्रा की इकाइयों की बात करते हैं। हाँ, जो हम असल में इस्तेमाल करते हैं। जैसे 1 फीट में 12 इंच होते हैं और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। ये बहुत काम आता है। और 1 फैदम, वो क्या होता है? फैदम का इस्तेमाल पानी की गहराई नापने के लिए होता है। 1 फैदम मतलब
मतलब 6 फीट। और अब गज की बात करते हैं, यार्ड। अगर आप 1 गज पाइप मांगते हैं तो आपको 3 फीट लंबी पाइप मिलेगी, क्योंकि वो लंबाई है। बिल्कुल। लेकिन 1 गज का प्लॉट 9 वर्ग फीट का होता है, क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। अच्छा, मतलब 1 गज लंबा और 1 गज चौड़ा। सही पकड़ा, यानी 3 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा। तो क्षेत्रफल हुआ 3 गुणा 3 यानी 9 वर्ग फीट। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। मतलब कोई अगर 50 गज का प्लॉट ले रहा है तो वो 50 गुणा 9 यानी 450 वर्ग फीट जगह ले रहा है। एकदम, इसीलिए स्रोत में वो मजेदार तरीका बताया गया है प्लॉट का साइज निकालने का। हाँ, लंबाई फीट में गुणा चौड़ाई फीट में को 9 से भाग दे दो। बस, जैसे 30 फीट लंबे और 15 फीट चौड़े प्लॉट का क्षेत्रफल 450 वर्ग फीट होगा। इसे 9 से भाग देने पर हमें 50 मिलता है। तो वो प्लॉट 50 गज का हुआ। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण माप देख लेते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिल्कुल। जैसे 1 मील, माइल, ये होता है 1.61 किलोमीटर। और एक होता है समुद्री मील, नॉटिकल माइल, वो इससे अलग है। हाँ, वो थोड़ा बड़ा होता है, 1.852 किलोमीटर। इसका इस्तेमाल समुद्री यात्रा में होता है। अच्छा, और वजन में 1 औंस। आउंस, 1 औंस होता है 28.35 ग्राम। और 1 पाउंड, 1 पाउंड होता है 0.45 किलोग्राम, मतलब लगभग आधा किलो। गैलन और बैरल, 1 गैलन होता है 3.78 लीटर। और 1 बैरल जिसमें कच्चे तेल का दाम आता है वो होता है 159 लीटर। 159। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये दिखाता है कि ये इकाइयां खास क्षेत्रों के लिए बनी है।